Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को डिस्कस करना है। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ये तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का। पहले पार्ट में हमने फ्लैजेला, पिल्लाई और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। जो उससे यानी इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने सेल इन्वेलप को डिस्कस किया। आज हमने कोई 3-4 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है जिनकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दी गई। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है सारे। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसको मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जेल लाइक मटेरियल है ऑलमोस्ट सारा। तो फिर जेल लाइक मटेरियल के लिए हम थोड़ा सा मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लोकेशन वही है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है न्यूक्लियाइड। अच्छा, ये न्यूक्लियाइड क्या होता है इसका आगे डिटेल है तो वहीं डिस्कस करेंगे। अभी आपने ध्यान में रखना है कि सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियाइड है इसके दरमियान में जो मटेरियल फ्लो कर रहा है, जो मटेरियल फ्लो कर रहा है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होती है व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। यहाँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया बिल्कुल सिमिलर टू प्रोटोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने कहा था कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, अगर इस प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन भी शामिल हो जाए तो ये प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शामिल होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी किस में आएंगी? प्रोटोप्लास्ट में आएंगी। तो इन सारी चीज़ों का जो एक सबसे बड़ा पार्ट है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल छोटे से पोर्शन में है, सेल मेम्ब्रेन जस्ट कवरिंग है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर बड़ा पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म है। इस वजह से साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज में भी आ सकता है। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी ऐड कर दें तो ये प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। और ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी शो करता है, जेल गाढ़ा सा जो मटेरियल होता है। उसके बाद चूंकि साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है तो जो छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉलर मालिक्यूल हैं, वो आसानी से मूव करते हैं। लार्जर मालिक्यूल्स को मूव करवाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो स्मॉलर मालिक्यूल मूव थ्रू इट रैपिडली। उसके बाद स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं, यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के पास नहीं है। इस बात को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। साइटोस्केलेटन नहीं। स्टूडेंट को अक्सर ये तो याद रहता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, लेकिन अक्सर साइटोस्केलेटन थोड़ा सा उनके माइंड से मिसप्लेस हो जाता है। तो ये इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि साइटोस्केलेटन भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होता। उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? न्यूक्लियाइड, या उसका नाम क्रोमेटिन बॉडी है या न्यूक्लियर बॉडी है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। मीजोजोम, राइबोसोम, ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड। तो जिस वर्ड के एंड पे ऑइड आ जाए तो वो लाइक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो, जैसे मैं एक वर्ड इसी तरह का लिख देता हूं, अमीबॉइड।
तो इसका मतलब अमीबा नहीं है जो एक ऑर्गेनिज्म है। अमीबॉइड का मतलब है कि वो अमीबा की तरह काम कर रहा है, यूग्लिनॉइड यूग्लिना की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियाइड ये न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियाइड। अच्छा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन, ये किस शक्ल में पाए जाते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में न्यूक्लियस के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था न्यूक्लियस का। उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके बाद क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी। लेकिन जब हम न्यूक्लियाइड की बात करते हैं, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, इसको बैक्टीरिया का न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इन बैक्टीरिया सिंगल एक सर्कुलर गोल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, कि इसमें सिर्फ एक गोल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल है, वो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और सिंगल है, और हमेशा वो इकट्ठा होके यानी आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, अगर इसका न्यूक्लियस ऐसा है लेकिन ये शेप में नहीं पाया जाता, जब ये सेल के अंदर जाता है तो ये इस तरह इकट्ठा जब होता है तो एक बेतरतीब सा एरिया बनाते हैं, इसकी शेप बेतरतीबी सी हो जाती है। एग्रीगेट का मतलब है जब ये इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होने के बाद इर्रेगुलर शेप बेतरतीबा सा एरिया बनाता है, जिसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, जो जब इकट्ठा होता है एक बेढंगा सा एरिया बनाते हैं, उस बेढंगे से एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। लेकिन जब उसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह गोल नजर आता है। लोकेशन इसकी कहाँ है, डीएनए ऑक्युपाइज द पोजीशन नियर टू द सेल्स सेंटर, कि जो सेल का सेंटर है ऑलमोस्ट उसके करीब ही ये लोकेटेड होता है। आगे हमने चैप्टर नंबर 4 में एक बात और डिस्कस की थी, जब हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस, हमने कहा था कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था यूकैरियोट का न्यूक्लियस। फिर हमने उसके अंदर क्रोमोसोम को डिस्कस किया, फिर क्रोमोसोम की कंपोजिशन को डिस्कस किया कि उसमें बाकायदा उसके अंदर क्रोमेटिड्स वगैरह होते हैं, सेंट्रोमियर्स होता है, कंपोजिशन में हमने कहा ये डीएनए और प्रोटीन से मिल, ये सारे बातें हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस की थी। लेकिन जब हम बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है इसमें। बैक्टीरिया के अंदर अनलाइक यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल के बरक्स, जो चीज़ें यूकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है, यानी आप कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के पास प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है, लैक और प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं है। ये काम बिल्कुल हट के है यूकैरियोटिक सेल से। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल का मतलब है जो चीज़ यूकैरियोटिक सेल्स के पास है बैक्टीरिया के पास नहीं है। तो वो दो चीज़ें हैं, डिस्क्रीट क्रोमोसोम, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये दो चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल क्रोमेटिन मटेरियल के पास नहीं होती या बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के पास नहीं होती। उसके बाद फिर इसका जो क्रोमेटिन बॉडी है वो किस शक्ल में होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए, एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, एक बहुत लंबा सा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। इसकी लंबाई का अंदाजा इस बात से लगाएं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक हमारे पास बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, इसका जो डीएनए है वो 14,000 माइक्रोमीटर है, लेकिन इसका जो अपना साइज है, मैक्सिमम जो साइज है वो 6 माइक्रोमीटर है। इसका डीएनए कितने, 14,000 माइक्रोमीटर, और आप कह सकते हैं कि इसका अपना साइज कितना है, 6 माइक्रोमीटर। तो इतनी बड़ी चीज सेल में नहीं, सेल की बात नहीं कर रहा, सेल के एक छोटे से हिस्से में आनी है तो ये कैसे आएगी। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा डीएनए है और ये बिल्कुल बारीक सा है, इसको और भी छोटा कर दें ताकि अब इतनी बड़ी चीज़ इसमें आनी है, और इसमें भी नहीं आनी बल्कि इसके छोटे से पोर्शन में आनी है यहाँ, ठीक है, इस छोटे से पोर्शन में आनी,
तो ये कैसे आएगी? हमें इसको फोल्ड करना पड़ेगा। बड़ी चीज़ को अगर छोटी चीज़ में डालना हो क्या करनी पड़ती है? फोल्डिंग। लेकिन ये बहुत ही बड़ा है और जगह बहुत ही छोटी है, तो फिर हमें टाइटली फोल्ड करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं जब तक हम इसको अच्छी तरह फोल्ड नहीं करेंगे ये कभी भी इस छोटी सी जगह में नहीं आता। तो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में जो आपने याद रखने के, बैक्टीरियल सेल के पास ना प्रॉपर क्रोमोसोम होते हैं, ना प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बल्कि इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो एक बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल है, सो एज जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिट होता है इन कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। एक छोटे से सेल के हिस्से में इसने आना होता है, एक छोटे से हिस्से के अंदर आना होता है। और चूंकि हमेशा डीएनए सिंगल होता है तो बैक्टीरिया को हमेशा हैप्लॉइड कहा जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम अगर पेयर की शक्ल में हो तो वो डिप्लॉइड सेल में होते हैं, अगर क्रोमोसोम के सिंगल मेंबर हो वो हैप्लॉइड सेल में होते हैं। यानी जैसे हमारी बॉडी का वो सेल जिसमें 23 पेयर्स हों वो डिप्लॉइड सेल कहलाते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। और वो सेल जिसमें 23 क्रोमोसोम हो, हर क्रोमोसोम अलग-अलग होगा, वो पेयर की शक्ल में नहीं होगा, उस पेयर के एक मेंबर होगा, तो हम उसको हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। तो चूंकि यहाँ पेयर की शक्ल में नहीं है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम है, या क्रोमेटिन बॉडीज को कह लें या डीएनए कह लें, जो भी कह लें, सो दे आर हैप्लॉइड, तो ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बैक्टीरियल सेल आमतौर पे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम है वो एक ही होता है। हाँ, अगर पेयर की शक्ल में होता फिर ये डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो स्टेनिंग कहते हैं कलर करके देखने को। बाद चीज़ें ऐसी हैं जो कलरलेस नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर उनको कलर कर दें फिर उनको देखना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहूँ इस वाइट बोर्ड के ऊपर एक सफ़ेद रंग का डॉट लगा हुआ है तो शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन अगर उस डॉट को मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ, अब आपको नज़र आएगा कि वाकई यहाँ एक स्पॉट मौजूद है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे कलरलेस होती हैं, वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब उनको कलर कर दिया जाता है फिर वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती। यही केस आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के न्यूक्लियस का भी है। तो इट इज़ विजिबल, ये सिर्फ उस वक्त दिखाई देता है लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसको एक फ्यूल्जन स्टेन, ये स्पेशल बैक्टीरिया के डीएनए के लिए बनाया गया है फ्यूल्जन स्टेन, इससे जब स्टेनिंग होती है, इससे कलर किया जाता है, फिर ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे ई कोलाई का जो डीएनए है या न्यूक्लियाइड है या क्रोमेटिन बॉडी है या न्यूक्लियर बॉडी है या न्यूक्लियर रीजन है, व्हाट्सएवर जो नाम भी आप दें इसको, उसकी जो लेंथ है वो 14,000 माइक्रोमीटर है। अच्छा, उसके बाद राइबोसोम्स। तो राइबोसोम को भी आप चैप्टर नंबर 4 पे हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया है। राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। उसके बाद ज़्यादातर मेंबर साइटोप्लाज्म में इसके बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और लूजली अटैच होते हैं। और राइबोसोम क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, हज़ारों की तादाद में एक ग्रोइंग सेल में राइबोसोम्स होते हैं, और ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल से, यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं, क्योंकि जब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक का साइज़ 40s 60s इंटू 80s, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स का तो 30s 50s 70s। अब ये S क्या है, यूनिट क्या है, ये कम वैल्यू क्यों आती है, इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 के राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये राइबोसोम पे भी बाज़ दफ़ा बैक्टीरियल राइबोसोम पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड्स। बेसिकली जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में एक तो सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियाइड, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल भी पड़े होते हैं। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इस क्रोमोसोम के अलावा ये प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और ये नॉर्मल बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है या न्यूक्लियस है उसके अलावा मौजूद होता है। और ये सबके पास नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है? ये प्लाज्मिड खुद अपनी कॉपी बना सकता है। बाज़ दफ़ा प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं, जो ही इसका मेंबर एक ऐसा बैक्टीरिया इसके पास आता है जिसके पास वो करैक्टर ना हो, ये फ़ौरन अपनी कॉपी बना के उसको दे देता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और ये ना ग्रोथ
में इन्वॉल्व है ना मेटाबॉलिज्म, यानी सेल की जो फंक्शनिंग है उसको वो कंट्रोल नहीं करते। इस वजह से इसको हम न्यूक्लियाइड का पार्ट नहीं कह सकते। वरना अगर ये देखा जाए तो ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये तो पेयर की शक्ल में हो। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी क्लियर कर दूँ, पेयर से मुराद क्या है? जब आप कह सकते हैं दोनों क्रोम बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों, ऑलमोस्ट, तो ये पेयर बनता है। अगर इस पे डिफरेंट जीन्स हो, इस पे डिफरेंट जीन्स हो, फिर ये पेयर कंसिडर नहीं किया जाता। पेयर हमेशा उस वक्त कंसिडर किया जाता है जो जीन्स इस क्रोमोसोम के पास हों वही जीन्स इस क्रोमोसोम। अब इसके जीन्स डिफरेंट हैं, इसके जीन्स डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये कभी भी पेयर की शक्ल में नहीं होंगे। कहीं आप ये समझिए यहाँ भी दो किस्म के डीएनए है, दो किस्म के क्रोमोसोम है, तो बैक्टीरियल सेल डिप्लॉयड क्यों नहीं है? पेयर हमेशा वो होता है जो बिल्कुल हूबहू, जैसे मेरे हाथ ये पेयर की शक्ल में, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो ये ना ग्रोथ में इन्वॉल्व है ना मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये पूरे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके पास चंद एक जीन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादातर रेजिस्टेंट के, यानी आप कह सकते हैं ये बैक्टीरिया की मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इम्यूनिटी बनाते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत है। इन प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स है इसकी वजह से बैक्टीरिया मुख्तलिफ सिचुएशन से लड़ता है। वो सिचुएशन क्या है? बैक्टीरिया भी बीमार हो सकता है। बैक्टीरिया बीमार कैसे होगा? बैक्टीरियोफेज आके अटैक करेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को मार सकते हैं। बैक्टीरियोफेज हैं क्या? ये वायरसेस की एक टाइप है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती है। उसके बाद ड्रग्स जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दी गई हैं, बाज़ दफ़ा प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स हैं वो उन ड्रग से महफूज कर ले। जैसे एंटीबायोटिक्स अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा वो एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, प्लाज्मिड्स के ऊपर जीन्स उसको ख़त्म कर देते हैं, उनके असरात को। हैवी मेटल्स जो वैसे सेल के लिए नुकसानदेह हैं लेकिन ये जीन्स उसको बचा लेते हैं। इंसेक्ट टॉक्सिन, इंसेक्ट कुछ टॉक्सिन बनाते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन ये जीन्स उन इंसेक्ट के टॉक्सिन से बैक्टीरिया को बचा लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स क्या काम करते हैं? आपने सुना होगा कि आजकल जो इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाई जा रही है। होता क्या है? प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आसानी से बैक्टीरिया के सेल से निकाला भी जा सकता है और दोबारा बैक्टीरिया सेल में डाला भी जा सकता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को निकाल के उसमें सपोज मैं कहता हूँ इंसुलिन का जीन लगा दिया और वही प्लाज्मिड फिर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट। तो जब ये जीन्स अपना काम करेगा तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन बाद में इस इंसुलिन को अलहदा कर लिया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियर क्या करते हैं? वेक्टर के तौर पे, वेक्टर का मतलब होता है ले जाने वाला, क्योंकि ये बाहर का जीन बैक्टीरिया के अंदर लेके गया, इस वजह से इसको वेक्टर कहा जाता है। अच्छा, मीजोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे इनफोल्ड्स हैं। क्या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको मीजोसोम्स कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, तो इनवेजिनेट का मतलब यहाँ इन फोल्ड आप लगाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ फोल्ड होती है टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम। ये 3 शक्लों में पाए जाते हैं। अगर ये छोटे से दाने की तरह हो ऐसे तो ये वेसिकल्स, अगर ये ट्यूब की तरह हो ये ट्यूब्यूल्स, अगर ये इस तरह हो छोटी छोटी इसमें परतें सी हों, प्लेट्स सी हों, तो ये लैमिला स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में पाए जा सकते हैं। आगे ज़्यादातर इन स्ट्रक्चर के अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होते हैं? इंजाइम्स। वो इंजाइम 4-5 काम करवा रहे होते हैं। ऐसे इंजाइम होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं। बाद दफ़ा बैक्टीरिया ने जब डिवाइड होना होता है तो वो अपनी कॉपी तैयार करते हैं और वो कॉपी एक बैक्टीरिया के पास और ओरिजिनल चीज़ दूसरे बैक्टीरिया के पास चली जाती। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और वो इंजाइम्स जिन्होंने सेल से बाहर जाना होता है उनको एक्सोसेलुलर इंजाइम कहा जाता है। तो एक्सोसेलुलर इंजाइम भी बाज़ दफ़ा मीजोसोम के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। और रेस्पिरेटरी इंजाइम रेस्पिरेशन करवाते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया
एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के। तो ये 4 फंक्शन हैं जो मेसोसोम से रिलेटेड आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक इतना मुश्किल नहीं है, यानी एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन बाद दफ़ा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, आपने किसी भी टॉपिक को सिर्फ आसान समझ के या आप कह सकते हैं छोटा समझ के उसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि बाद दफ़ा एग्जामिनर क्या करते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देते। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक पेपर बनाया, मैं उसमें न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दूँ। तो इस वजह से हर आर्टिकल के ऊपर अगर आपने MD कैट क्लियर करना है, आपने FSC में अच्छे नंबर लेने हैं, तो अपने अंदर कोई वीकनेस ना रहने दें। हमेशा आर्टिकल को इस अंदाज में तैयार करें, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब भी हल कर सकते हो, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी हल कर सकते हो, अगर कोई MCQs आ जाए तब भी हल कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अब टोटली चेंज हो चुका है। अब देखिए कितने सारे बोर्ड्स हैं, अगर एक चैप्टर में से हर बोर्ड में एक एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखें 10-11 बोर्ड तो सिर्फ पंजाब के ही, तो कितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर से 1 साल में पूछे जाते। अगर 5 साल पास्ट पेपर सारे बोर्ड्स के निकाल लें तो मैं नहीं कहता कि कोई लाइन भी चैप्टर की रह गई हो। तो इस वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है इसको अपने माइंड से निकालें। हमेशा हर टॉपिक को अच्छे अंदाज में तैयार करें, उसमें कोई वीकनेस ना। हाँ, अगर टॉपिक छोड़ना है तो फिर पूरा चैप्टर छोड़ दें, पूरा चैप्टर आप लोग छोड़ दें, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई चैप्टर तो पूरा चैप्टर आप छोड़ दें। ऐसे चैप्टर तैयार करें जिनमें ज़्यादा बोर्ड के अंदर पेपर हो। अगर किसी चैप्टर को तैयार करना है तो 100% तैयार करें, अगर छोड़ना है तो 100% छोड़ दें। इस वजह से ये जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, सर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, तो ये ट्रेंड अब नहीं चलता। अब कुछ भी पूछा जा सकता है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ऐसे पेपर सेट होना शुरू हो गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। पिछले 10 साल में वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए, पिछले 10 साल में वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आए। तो इस वजह से आप लोगों ने हर टॉपिक को इम्पॉर्टेंट समझ के ही तैयार करना है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर जूस इंपॉर्टेंट है, हर पिक्चर इंपॉर्टेंट है, बायो के यानी बुक का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.